हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। ये भारतीय चित्र सदन की फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी रूपभेद एवं प्रमाण की। सेकंड में बात करी थी भाव एवं लावण्य योजनम की। थर्ड में हम बात करेंगे सादृश्य एवं वर्णिका भंग की। सादृश्य, देखे हुए रूपों की समान आकृति, यानी कि जिसे हम जैसा देखते हैं उसे वैसे ही चित्रित करना। सादृश्य वास्तविक रूप की चित्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जिसे हम जैसा देख रहे हैं उसको वैसे ही चित्रित करना। किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रतिकृति यानी कि उसको इमिटेट करके समान करना ही सादृश्य है, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं उसे वैसे ही बनाना क्या कहलाता है? सादृश्य। अब चित्र चाहे सत्य पे आधारित हो या कल्पना पे, लेकिन यदि चित्रित व्यक्ति यानी कि चित्रकार अपनी आकृति को दर्शक तक पहुंचाने में, यानी कि दर्शक उसकी आकृति को देख के तुरंत पहचान जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सादृश्य। अमरिंदर नाथ जी ने कहा है कि किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना ही सादृश्य है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर हमें महात्मा गांधी का चित्र बनाना है तो उनकी जो विशेषताएं हैं उसको हम दिखाएंगे, जैसे चश्मा और लाठी। अब वैसे ही अगर हम भगवान बुद्ध का चित्र बना रहे तो उसमें हम उनकी विशेषताओं को दिखाएंगे। एवं हमारे भारतीय कलाकारों ने मानव अंगों का सादृश्य चित्रण प्रकृति के उपादानों से किया है, यानी कि प्रकृति के साथ उसका कंपैरिजन किया है, जैसे कि खजक जैसी आंखें, नीम की पत्तियों के समान भौं, सेम की फलियों के समान उंगलियां, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह होठ और मृगनयनी सी आंखें, यानी कि प्रकृति की हमारी जो भी खूबसूरत चीज़ है उसके साथ को रिलेट किया है उसको। एवं हमारे भारतीय सिद्धांत में आकृति के बाह्य सादृश्य की अपेक्षा उसके आंतरिक सादृश्य यानी कि उसके मनोभावों को सादृश्य में महत्व दिया गया है। इस प्रकार भारतीय कला का सादृश्य कैमरे की रियलिटी से इमिटेट ना होकर उसके गुणों और उसके भावों के आधार पर जाना जाता है। सादृश्य में भारतीय कलाकारों की खास बात यह है कि उन्होंने प्रकृति से लेके उसे इमिटेट किया है, यानी कि प्रकृति की सुंदर सुंदर चीज़ों के साथ अपनी कला का कंपेयर किया है उसको। अब आते हैं वर्णिका भंग। कहा जाता है कि बिना वर्ण साधना के शेष 5 सिद्धांतों का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, वरन उनका स्थान केवल मन तक ही सीमित रहता है। शेष 5 अंगों की सिद्धि हम बिना किसी कागज पर कुछ अंकित किए मन व सृष्टि के गंभीर मनन से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास वर्ण ही नहीं है, यानी कि कलर ही नहीं है, तो हम आकृति में एक जान नहीं डाल सकते हैं। किंतु वर्णिका भंग का अध्ययन तुलिका हाथ से लेकर प्रत्यक्ष अभ्यास द्वारा ही संभव है, यानी कि बिना अभ्यास के वर्णिका भंग में विशिष्टता हासिल करना संभव नहीं है। एवं वर्णिका भंग के अंतर्गत रंगों का प्रभाव और मिश्रण, उनके प्रयोग की विधियां और तुलिका ज्ञान आता है। एवं किस प्रकार के चित्र हेतु किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के समीप किस रंग का संयोजन होना चाहिए, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती है। और एक कलाकार को सभी प्रकार के रंगों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, उष्ण कलर, शुष्क कलर, और रंगों से कौन सा भाव प्रकट होता है, यानी कि जैसे लाल कलर है वो रौद्र के लिए है, बैगनी कलर अपने राजसी के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार भावों के अनुकूल रंग योजना से ही चित्र प्रभावी बनता है। और आगे वाचस्पति गैरोला ने कहा है कि वर्णिका भंग हेतु लघुत्तम, क्षिप्रता और हस्तलाघव की आवश्यकता है। एवं भारतीय सडंग ने परंपरा अनुकरण के सिद्धांत को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है। भारत में अनुकरण को हेय दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि किसी भी चित्र की कॉपी करना उसे क्या है, हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आजकल तो हम सब लोग मतलब ओरिजिनल थॉट्स लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमें आजकल इनोवेटिव हो गए हैं सबके सब। तो आज हमने भारतीय चित्र सडंग के 6 अंगों को पढ़ लिया है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।